रात ज्यादा हो गई तो सारे अपने अपने जगह पर जाकर सो गए। फिर लगभग रात के 2 बजे पीयूष की मम्मी की नींद अचानक से टूटी और उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। उसकी मम्मी ने घर के लाइट को ऑन किया और तभी उसकी मम्मी देखी है कि खुशी के मुंह से फेन जैसा कुछ निकल रहा है और वो आवाज भी वहीं से आ रही थी। ये देखकर उसकी मम्मी बहुत जोर से चिल्लाती है और चिल्लाने की वजह से वहां सो रहे सारे बच्चे जाग जाते हैं और खुशी के मुंह से फेन निकलता देख सब रोने लगते हैं। सबने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी मम्मी उसके मुंह से जब फेन साफ कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि खुशी के जीभ पर 2 निशान हैं, जैसे कि कोई सांप ने उसके जीभ पर काट लिया हो। उसकी मम्मी ने राहुल को बोला, जाओ जल्दी से चाचा को बुला कर लाओ, वो डॉक्टर को बुला कर लाएंगे, जाओ जल्दी जाओ। राहुल दौड़ते दौड़ते जाता है और सबको बुलाता है। उसके चाचा जैसे ही आते हैं, वो ये सब देखकर बोलते हैं कि खुशी ने तो जहर खा लिया है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि इसने जहर कहां से खाया होगा, जहर तो घर पर है ही नहीं। फिर डॉक्टर आता है, वो खुशी को दिखाता है तो बोलता है कि इसने तो जहर खाया है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं, इसे बड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर ने उसका इलाज करने से सख्त मना कर दिया। फिर सबने सोचा कि इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। फिर पास के गांव से उन्होंने एक गाड़ी मंगवाई और फिर सब कुछ तैयार करने बाद उन्होंने उसे गाड़ी पर बैठाया। तभी उसके बड़े चाचा का व्यवहार कुछ अलग सा देखने को मिला, जैसे कि वो चाह रहे थे कि अस्पताल जाने में लेट हो और इसका इलाज ना हो। वो हर काम लेट से कर रहे थे। उन्होंने गाड़ी को मंगवाने में लेट किया और गाड़ी को भेजने में भी लेट कर रहे थे, और भी जो काम था वो हर काम लेट से कर रहे थे। और जो हॉस्पिटल था वो गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। तो फिर उसे पास के गांव में ले जाया गया। वहां पर भी डॉक्टर ने बोला कि इस लड़की ने जहर खाया है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, इसे बड़े अस्पताल में ले जाओ। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके परिवार वाले सदमे में चले गए और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कभी भूल भी नहीं पाए। वो लोग उस गांव से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो रास्ते में एक बरगद का पेड़ रहता है। वो गाड़ी जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती है, वैसे ही खुशी का जो शरीर होता है वो एकदम से घूम जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जिस टाइम खुशी की मौत होती है उस टाइम वो अपनी मम्मी की गोद में रहती है और उसकी मम्मी ये सब देखकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उन्हें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि खुशी की मौत हो गई है। फिर सब घर आकर रोने लगते हैं और तभी उसके चाचा आते हैं और ये बोलने लगते हैं कि इसका आज ही अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो पुलिस आएगी और हम सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी। और उसके चाचा की बात पर पूरे गांव वाले राजी हो गए और वो भी यही बात बोलने लगे। लेकिन किसी ने ये बात नहीं मानी। तो उसके चाचा ने फिर दूसरी बात बोली कि इसके शरीर को अस्पताल में दे देते हैं, जिससे वहां के डॉक्टर इसके सारे अंग निकाल लेंगे। ऐसा बोलकर उसके घर वाले को सब डरने लगते हैं। उसके अगले दिन उसे श्मशान घाट ले जाकर उसकी अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी उसकी मम्मी को यह ख्याल नहीं आया कि एक बार इसके पापा को यह बता दे कि खुशी की मौत हो गई है। फिर उसकी मम्मी उसके पापा को कॉल करती है और यह सारी बात बताती है। यह सुनकर उसके पापा के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत वहां से श्मशान घाट आ जाते हैं। वो खुशी को देखकर रोने लगते हैं और इधर उधर चीखने चिल्लाने लगते हैं और ये देखकर पूरा गांव रोता है। फिर जैसे तैसे करके उन्हें समझाया गया और जो 13 दिन का आयोजन होता है वो ये 13 दिन तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए थे। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जब खुशी को पहली बार एक डॉक्टर देखने आया था तो उस दिन से उस घर में पेशाब की बदबू आने लगी थी। दोपहर के वक्त तो वहां जा भी सकते थे, लेकिन रात में वो और भी तेज बदबू देने लगाता था। खुशी की मौत के कुछ दिन बाद उन्हें घर में ऐसा लगता था कि घर में बहुत सारे लोग हैं और वो आसपास में ही घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, रात के वक्त छत के ऊपर एक काली बिल्ली भी आई थी और वो रोया करती थी। और ये सबसे उसके घर वाले पूरे परेशान हो गए थे। और जब खुशी के मारे हुए 13 दिन हुए थे तब रात के वक्त सब सो रहे थे। तभी रश्मि को ऐसा लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो छटपटाने लगती है और उसकी हलचल से उसकी मम्मी उठाती है और बोलती, रश्मि क्या हुआ? तुम्हें तो रश्मि बोलती है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। तभी उसके पापा उठाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर लड़ो काले जादू, ये सबसे मत लड़ो,
तुमने मेरी एक बेटी को तो मुझसे छीन लिया है, अब दूसरी बेटी को मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, इस गांव में जो भी है मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं सबके घर में जा जाकर देखूंगा और जो भी जादू टोना कर रहा है मैं उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। और जब ऐसा उसके पापा घर से बाहर जाकर बोल रहे थे, तब ऐसा लगता है कि उसके घर से कोई कूदकर भाग हो। फिर वहां सारे गांव वाले आते हैं, उसके पापा को समझते हैं, शांत करते हैं। फिर उसके पापा अपने मामा को कॉल लगाकर ये सारी बात बताते हैं तो उसके मामा बोलते हैं कि सुनो, रात भर शांति से रहो, कल सुबह हम तुम्हारे घर आते हैं। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने पूरी रात गुजारी। खैर, अगले दिन सुबह उसके मामा आते हैं। फिर वो सब उनके साथ एक बाबा के पास जाते हैं जो कि उनके घर से बहुत दूर था। फिर सब लोग बाबा के पास पहुंचते हैं। उसके पापा के मामा सारी बात उन बाबा को बता चुके थे। फिर बाबा बोलते हैं कि ये सब जो भी कर रहा है वो तुम्हारे बहुत करीबी ने किया है। तो उसके पापा बोलते हैं, अब तो सब हो ही गया है, आप हमें बता दीजिए कि ये कौन है। तो बाबा बोलते हैं, अगर मैं बता दूंगा तो तुम सुन नहीं पाओगे। तो उसके पापा बोलते, अब बताइए, जो भी होगा हम उनसे समझ लेंगे। फिर उस बाबा ने उसके पापा को बताया कि तुम्हारा जो सौतेला भाई है उसी ने ये सारा चीज किया है। ये सुनकर उसके पापा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो उसे सौतेला नहीं, अपने भाई के जैसा प्यार करते थे। फिर बाबा ने बोला कि मैं अब सब कुछ ठीक कर दिया हूं, तुम अब यहां से बेफिक्र होकर जा सकते हो। फिर उसके पापा ने उस गांव को छोड़ दिया और वापस से शहर में जाकर रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी पीयूष के परिवार के साथ हुई एक खौफनाक घटना जिसने पीयूष के पूरे परिवार को ही बर्बाद कर दिया था। वैसे अगर आपको ऐसी और भी भूतिया कहानी सुनना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले, ताकि हम आपको ऐसी और भी भूतिया कहानी सुना पाए सबसे पहले।